तो आगे देखते हैं, जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन है वो क्या है, वो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो आपका सरल आवर्ती दोलित्र होता है उसकी मूल अवस्था में कितनी ऊर्जा होगी उसकी हम चर्चा करते हैं। थोड़ा मैंने लिख दिया है पहले ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, बिल्कुल वही बेसिक है, मैं समझा दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई m द्रव्यमान का आपको कोई पिंड है, उसको किसी स्प्रिंग से बांध दिया और वो स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग नियतांक क्या है, k है। तो जैसे आप उसको डिस्प्लेस करते हो, अपनी जगह से विस्थापित करते हो, तो क्या होगा, जो उसकी मूल अवस्था है, साम्य अवस्था है, उसके इर्द गिर्द उसका क्या हो जाएगा, एक तरह से कंपन होता है। तो वो जो गति होती है उस प्रकार की, वो आपकी क्या कहलाती है, सरल आवर्ती गति है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो पूरा निकाय ऑसिलेटर कहलाता है और इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, सरल आवर्ती गति कहलाती है। तो मैंने क्या बताया कि किसी सरल आवर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा को आप कैसे लिख सकते हो, कुल ऊर्जा जो होती है हमेशा आपकी क्या होती है, p² / 2m + ½ kx²। इसी प्रकार से तो लिखते हैं हम। ये तो आपकी गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है kx², जहाँ k आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका मान होता है m⍵0²। और जो आपका ω0 होता है वो क्या होता है, ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी मूल आवृत्ति, ठीक है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब अगर मान लो आप इस द्रव्यमान को x दूरी तक विस्थापित करोगे तो निश्चित है, तो क्या होगा, जितनी दूरी तक विस्थापित करोगे उसमें उतनी दूरी तक की स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। यानी यदि m द्रव्यमान के पिंड को x दूरी तक विस्थापित किया जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, ΔQ = x। सिंपल सा वही तरीका, बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन में पूरा लिख के बता चुका हूँ। तो अब आगे हमारा टाइम बच जाए, लेक्चर बड़ा ना हो, इसलिए मैंने इसको सीधा लिख दिया। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से आप क्या लिख सकते हो, ΔPQ ΔQ h×2 या h×2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन आप ध्यान रखिए, बस चीज़ आपको ही तो ध्यान रखनी है, कहाँ h×2 लेना है, कहाँ h× लेना है, तो उसके रिजल्ट हमें बिल्कुल वही मिलते हैं जो हमें एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है ना। और ΔPQ आपके आ गया, और आपको पता है जो इस संवेग में अनिश्चितता होती है वो मिनिमम संवेग के तो बराबर होती है, तो इससे P क्या आ गया, h×2x। तो यहाँ से आपकी एनर्जी आ गई h×2 / 8mx² + ½ kx²। तो यहाँ तक हमने क्या लिख दिया, किसी सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा को लिख दिया यूजिंग द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आपको तो मूल अवस्था की देखनी है, तो मूल अवस्था में वही चीज है, मूल अवस्था में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यहाँ पर आगे लिखोगे, चूंकि मूल अवस्था में सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम के लिए कंडीशन क्या है, वापिस वही कंडीशन यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, फॉर E = E minimum dE/dx = 0। तो यहाँ से आपको x = कोई x0 मिल जाएगा, और जो मिलेगा उसको आप d2E/dx² में रखोगे, तो आपका जो वैल्यू आ रही है, आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आनी चाहिए, >= 0 आनी चाहिए। तो बस अब सिंपल सा है, कर देते हैं हम, ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको हम कर लेते हैं। मैथमेटिक्स को पूरा यहीं पर कर लेते हैं ताकि आप लेक्चर सुनो, उसी दौरान क्या हो जाए, आप साथ साथ करोगे तो वो टॉपिक वहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं निकालता हूँ पहले dE/dx, वो क्या आएगा, वो आएगा आपका h×2 / 8m, और 1/x² क्या हो जाएगा, -2/x³, और ये आ जाएगा +2, ये 2 नीचे ही kx, 2 से 2 चला गया, इजिकल टू क्या रखना हमें, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h×4mx³ = kx, ठीक है ना, और इसको मैं x0 रख देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x04 = h×2 h×2/4mk। ये आपके क्या आ गया, x0 की पावर 4 आ गया, 4m की, ठीक है। अब ये जो मान आया है, ठीक है ना, ये जो मान आया, इस मान को आप क्या करोगे, इसके डबल डिफरेंशियल में आप रखोगे, तब आपकी क्या आना चाहिए, >0 आना चाहिए। तो चलो हम करते हैं डबल डिफरेंशियल वाला, ठीक है। तो ये आपका जो सिंगल डिफरेंशियल था, इससे हम क्या निकालते हैं, d2E/dx², आप लिखोगे नाउ या अब, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, इसका करोगे तो क्या होगा, देखो -2 तो कैंसिल हो गया, 4m, और 1/x के ऊपर क्या होगा, -3/x4, और ये हो जाएगा प्लस k, सिंपल है क्योंकि x का क्या हो गया 1। और अब आपको निकालना किस पर है, आपको निकालना है d2E/dx2 x = x0 पर। तो वो क्या हो जाएगा, ये है आपका 3h×2 4m x04 + k,
क्योंकि अब x क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और x 0 4 का मान आपके पास एज इट इज है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, इससे x निकालने का प्रयास करते हैं, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, अपना आप काम आ जाएगा। डेरिवेशन हो चाहे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, उसको हमेशा क्या करो, सिंप्लीफाई करने का हमेशा प्रयास करो, बिल्कुल जटिल मत बनाओ, क्योंकि अगर हमने कैलकुलेशन को जटिल बना दिया तो फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो 2-3 बार अभ्यास करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो चलो मान रख देते हैं 3h क्रॉस अपॉन 4m, x 0 4 का मान क्या आ रहा है, h क्रॉस स्क्वायर 4m k, ये 4m h क्रॉस ये प्लस k तो चल ही रहा है, तो रिजल्टेंट आ गया 4k। और k खुद पॉजिटिव है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि m ओमेगा नॉट स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है नहीं, m नेगेटिव है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो जैसे ये ग्रेटर देन 0 आएगा तब आप नीचे एक लाइन लिखना, अतः स्पष्ट है कि x इजिकल टू x0 पर सरल आवर्ती दोलित्र की जो ऊर्जा होगी वो क्या प्राप्त होगी, आपको न्यूनतम प्राप्त होगी। ठीक है, तो बस उस न्यूनतम ऊर्जा को हम लिख देते हैं। उस न्यूनतम ऊर्जा का मान क्या आएगा, उस न्यूनतम ऊर्जा के मान को हम, आपके इधर x04 क्या है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। वो क्या था, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m के था, और आपकी जो e थी वो क्या थी, p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p क्या था आपका, h क्रॉस अपॉन 8mx स्क्वायर प्लस हाफ kh स्क्वायर। अब आपको e इजिकल टू e मिनिमम, ठीक है ना, 4 इजिकल टू e मिनिमम, x इजिकल टू x0, तो ये लीजिए e मिनिमम इजिकल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m x0 स्क्वायर प्लस हाफ के x0 स्क्वायर। तो अब इसको आप रख के सॉल्व कीजिए पूरा। मैथमेटिक्स से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, हाफ आवर करोगे तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको पता है, हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कैसे लाओगे आप, क्योंकि आपका जो k होगा वो क्या होता है, m ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इसका आप यूज करोगे तो आपकी जो e मिनिमम आएगी वो क्या आएगी, हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, e मिनिमम इज इक्वल टू हाफ h न्यू नॉट। कैसे, क्योंकि आपको पता है h क्रॉस होता है h अपॉन 2 पाई और ओमेगा नॉट होता है 2 पाई न्यू नॉट। तो जब आप h क्रॉस ओमेगा नॉट करोगे तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, h न्यू नॉट। तो ये भी सही और ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए किसी सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था में उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो जो पूरा मैंने मेथड बताया है किस प्रकार से आपको करना है, और लास्ट में आपको यहाँ तक आना है। ठीक है ना, ये यहाँ तक आना है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना आराम से। ठीक है ना, इसको रख के सोल्व करोगे, के का मान यूज करोगे तो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, और इसी तरह से आपको करना है। तो अब हम अगला टॉपिक एक और देख लेते हैं। 4 ही एप्लीकेशन है इसके, टोटल 3 तो हो गए, चौथा भी हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा एप्लीकेशन है वो है वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अभी ये क्या है, मैंने इसको पूरा लिख दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा टाइम बच जाए, आप इसको पहले मैं पूरा एक एक चीज़ बोल के समझाऊंगा, फिर आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इस बाकी जो तीनों एप्लीकेशन थे वो तो आपको आराम से समझ में आ रहे थे, कि जैसे पहला एप्लीकेशन था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व, तो आपको पता चल रहा था हाँ भाई हमें करना क्या है। दूसरा क्या था, हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और त्रिज्या, वो भी आपको पता चल रहा था। तीसरा था जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी मूल अवस्था में ऊर्जा, वो भी था। लेकिन यहाँ ये शब्द काम में आया है वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार या नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए अभी जैसे जैसे टॉपिक थोड़ा आगे चलेगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या मतलब होता है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है ना, बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पढ़ना है बिल्कुल। स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मतलब होता है कि ये आपके ऊर्जा स्तर होता है इलेक्ट्रॉन के, किसी भी परमाणु के, और ऊर्जा स्तरों में क्या होता है, संक्रमण होता है। संक्रमण मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, इस प्रकार से संक्रमण चलते रहते हैं। तो जब इस प्रकार का संक्रमण होता है तो आपको पता है, बेसिक चीज आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाता है तो उसको क्या चाहिए, कुछ न कुछ फोटोन चाहिए, कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए। और जब वो उच्च अवस्था से वापस निम्न अवस्था में आता है तो कुछ ऊर्जा के फोटोन, और ऊर्जा कितनी होती है, इन ऊर्जा अंतराल के बराबर फोटोन उत्सर्जित करता है। तो ये जो उत्सर्जन के कारण आपको जो चीज मिलती है वो मिलती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो बेसिकली मिलता है वो स्पेक्ट्रम का मेन आधार ये है
कि डिफरेंट टाइप के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है तब आपको जो फोटोन्स मिल रहे हैं वही एक प्रकार से क्या है, आवृत्ति है उसकी, ठीक है ना। तो वही आपके क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन है। तो पहली बात आपको बिल्कुल बेसिक चीज क्या पता चल गई कि स्पेक्ट्रल लाइन होती क्या है। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, तो मैं पूरा समझाऊंगा अभी क्या है, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर के साथ इसको चीज को लिखता तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। अब ये कह रहा है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो सिंपल एक लाइन की तरह नहीं होती, उसमें क्या होती है, थोड़ी विड्थ होती है। आपको इस तरह से नहीं मिलेगा लाइन, आपको क्या मिलेगी, इस प्रकार से मिलेगी कुछ। अब ये क्या है, ये भी सब आपको पता चलेगा और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया यहाँ पर कि ये आपकी मूल अवस्था है और ये कोई ऊर्जा अवस्था ई है। अभी जो ऊर्जा अवस्था ई है इसको मैंने इस तरह से नहीं बनाया, इसको मैंने क्या बनाया, इस प्रकार से बनाया है। वो क्यों बनाया वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने जो लिखा है उसको आप ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैं एक बार इस लिखे हुए एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर भी वापस मैं समझा दूंगा। मैंने क्या लिखा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्तेजित अवस्था में कुछ क्षण ठहर कर पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ये चीज आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो चूंकि उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्यादा होती है, और आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति हो या इलेक्ट्रॉन हो कुछ भी हो, उसकी हमेशा एक नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, स्टेबल रहने की होती है। और स्टेबिलिटी हमेशा आपको कहाँ मिलेगी, जब ऊर्जा आपकी न्यूनतम होगी, ठीक है ना। आप खुद सोच के देखिए, आप स्टेबल कब होगे, जब आपको गुस्सा कम आएगा, यानी आपकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अगर आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो, गुस्से में हो, तो आपकी ऊर्जा आप स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है ना, अनस्टेबल होगी। तो उसी प्रकार से उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत कम ठहरता है। फिर मैंने क्या लिखा है कि जितने समय तक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर में ठहरता है वह औसत समय क्या कहलाता है, उस ऊर्जा स्तर का जीवन काल कहलाता है। ये सब आप जानते हो, बिल्कुल बेसिक है, टाइम पीरियड ऑफ दिस एनर्जी लेवल, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। फिर मैंने क्या कहा कि यदि मान लो आपको यदि उत्तेजित स्तर की ऊर्जा का परिकलन करना हो, उत्तेजित स्तर की ऊर्जा का अगर आपको परिकलन करना हो तो कम से कम ऊर्जा स्तर के जीवन काल के बराबर समय तक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन समय में अनिश्चितता बनी रहेगी। बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ऊर्जा और समय में भी क्या लगता है, वो दोनों क्या है, पेयर ऑफ कैनोनिकल कॉन्जुगेट हैं। तो उनके लिए भी आप डेल ई डेल टी इजिकल टू एच क्रॉस बाई 2 लिख सकते हो। तो जब आप उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का परिकलन करने जाओगे तो आप उसके एग्जैक्ट मान को नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उस ऊर्जा स्तर में कुछ अनिश्चितता होगी। वो अनिश्चितता कैसे इंपोज हो रही है, ड्यू टू क्वांटम मैकेनिक्स या ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वाली। क्योंकि जैसे आप ऊर्जा निकालने जाओगे एग्जैक्ट, तो फिर समय में बहुत ज्यादा एग्जैक्ट ऊर्जा निकालोगे। डेल्टा ई अगर मान लो 0 हो तब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अर्थात अगर आपको किसी भी उत्तेजित ऊर्जा स्तर की एग्जैक्ट ऊर्जा का परिकलन करना है तो उसके लिए आपको अनंत समय चाहिए, वो संभव नहीं है। तो ये चीज आपको पता चल गई। वापस सुन लीजिएगा आप, मैं क्या कह रहा हूं कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर जो होता है उसकी एग्जैक्ट ऊर्जा का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इंपोज होता है। और जब हम उस सिद्धांत का उपयोग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल ई डो डेल टी एच क्रॉस बाई 2। और ये तो मैंने लिख ही दिया। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी आपका क्या है, वह टाइम है जितने समय तक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में रहता है। और वो हमें बताया कितना होता है, 10 की पावर -8 सेकेंड। तो इस टाइम पीरियड के कारण क्या होगा, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में कुछ अनिश्चितता आ जाएगी। वो कितनी होगी, h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी। उसको जब आप रख के सॉल्व करोगे ये सब मान रख करके तो आपके मिलेगी ये। तो इसीलिए देखिए, अब आप यहाँ समझिए, मैंने जो ऊर्जा बनाई है वो इस तरह की नहीं बनाई, वो क्या बनाई है, इस तरह की बनाई। इसमें कुछ स्वाभाविक विस्तार है, इसका फिक्स ऐसा नहीं बिल्कुल 0 मान। डेल्टा ई 0 नहीं, डेल्टा ई का क्या है, कुछ मान है। ये क्या एक रेंज है। तो यहां तक आप समझ गए। ऊर्जा स्तर में क्या आ गई, अनिश्चितता आ गई। अब इस अनिश्चितता का इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको भी आप ध्यान से समझिए। तो हमने क्या देख लिया कि जो डेल्टा ई आया हमारा वो क्या आया, 3.3 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो इससे निष्कर्ष हमने क्या निकाला कि जो आपकी उत्तेजित ऊर्जा अवस्था है वो बिल्कुल उसका एक सिंगल मान नहीं होता, अपितु क्या होता है, उसकी एक रेंज होती है। वो क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो इस प्रकार से डायग्राम आ गया। फिर आगे मैंने क्या लिखा, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब मैं चीजें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। अब देखिए, आपको ये पता है कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या करेगा, इस ऊर्जा अंतराल के बराबर फोटोन उत्सर्जित करेगा। तो जब ये ऊर्जा खुद क्या है, डेल्टा ई है, तो जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी, डेल्टा नहीं होगी, सिंपल न्यू नहीं होगी। तो जिस प्रकार से ऊर्जा स्तर में एक नेचुरल विड्थ या स्वाभाविक विस्तार पाया जाता है, उसी प्रकार से जो उत्सर्जित फोटोन है उसकी आवृत्ति में भी क्या पाया जाता है, एक स्वाभाविक विस्तार पाया जाता है। तो यही है एक तरह से
वर्णक्रमीय रेखाएं, और वर्णक्रमीय रेखाओं का मतलब क्या है, जो आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनर्जी लेवल्स, तो उसमें क्या मिल रहा है आपको, एक नेचुरल विड्थ मिल रहा है। आगे मैंने यही लिखा है, मैं बोल देता हूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। मैंने क्या लिखा है, अतः उत्तेजित स्तर की ऊर्जा निर्धारण में अनिश्चितता के कारण उत्तेजित स्तर की ऊर्जा में स्वाभाविक विस्तार डेल्टा ई पाया जाता है, बिल्कुल वही बात है। और जब परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ये वाली स्थिति, ये तो उत्सर्जित फोटोन, यहां से आपका क्या होगा, फोटोन उत्सर्जित होगा कि ऊर्जा में डेल्टा ई का विस्तार पाया जाएगा। यानी ये जो ऊर्जा होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, सिंपली ई नहीं होगी, वो क्या होगी, डेल्टा ई होगी, जिसके कारण फोटोन की आवृत्ति में भी डेल्टा न्यू, ये राशि आप निकाल लेना। अब न्यू नहीं होगी, सिंपल क्या होगी, डेल्टा न्यू। तो उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में भी क्या पाया जाएगा, इतना स्वाभाविक विस्तार पाया जाता है। अर्थात उत्तेजित परमाणु कभी भी एकल आवृत्ति के फोटोन उत्सर्जित नहीं करता है, वो क्या करेगा, हमेशा डेल्टा न्यू परास में, यानी जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी आवृत्ति, मान लो यहां से ऐसा भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस अलग है, ये डिफरेंस अलग है, ये डिफरेंस अलग है, ये डिफरेंस अलग है, तो इससे लेकर के इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो एकल आवृत्ति के फोटोन उत्सर्जित नहीं करता है, अपितु उसकी जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी आवृत्ति में क्या होता है, एक परास होता है, या आप ऐसा कह सकते हो डेल्टा न्यू आवृत्ति परास में फोटोन उत्सर्जित होते हैं। इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे, देख लीजिए, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से कहीं से भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको ऊर्जा कुछ भी हो सकती है, ऊर्जा डेल्टा ई के बीच में वेरी कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डेल्टा न्यू परास के बीच वेरी करेगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस लेक्चर में जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विभिन्न अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे, उसमें जो चौथा था हमारा, उसको भी हमने पढ़ लिया, वो फुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब न्यू लेक्चर में हम एक नया टॉपिक और लेकर के आएंगे। सॉरी, अभी कुछ एक लेक्चर हम क्या करेंगे, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के न्यूमेरिकल का भी बना लेंगे, क्योंकि हमारा एक ट्रेंड्स रहा है बिल्कुल कि हम हमेशा थ्योरी के बाद क्या करते हैं, एक लेक्चर या 2 लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करते हैं। और तो न्यूमेरिकल हम करेंगे तब आपको और आसानी से पता चल जाएगा, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।